बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने एक्चुअली कल पढ़ा था मॉडर्न ट्रेजेडी के बारे में कि इसके अंदर आइडियाज़, इट इज़ अ स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज़ विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द प्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, इसने इन्फ्लुएंस किया था प्रोडक्शन और एनालिसिस ऑफ ट्रेजेडी को, और इसके अंदर विलियम ने देखा बोथ इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन, और फिर उसने जो पुरानी ट्रेडिशंस थी चली आ रही थी उसके साथ एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया, यानी कि पुरानी जो ट्रेडिशन के साथ ट्रेजेडी को कंपेयर किया। फिर उसने कॉन्टेम्परेरी आइडियाज़ के साथ, यानी कि जो प्रेजेंट के अंदर जो जिस तरीके से ट्रेजेडी को देखा गया उसको उसने देखा। उसके बाद उसने रेवोल्यूशन और डिसऑर्डर के बारे में बात की, यानी कि उसने बताया कि सोसाइटी के बाज़ औक़ात जो इनोसेंट नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं एक्चुअली वही रूट होती है डिसऑर्डर की। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने द क्रूसिबल के अंदर देखा कि वो जो विच क्राफ्ट था वो उस सोसाइटी की ट्रेडिशन थी, उस सोसाइटी के नॉर्म्स थे जो कि जिनको अच्छा जाना जाता था कि अगर हम ये सारी चीज़ें इनको फॉलो करेंगे और जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो शायद उसी इंसान को अच्छा समझा जाता था। और जॉन प्रॉक्टर का क्यों डाउनफॉल होता है, क्योंकि जॉन प्रॉक्टर जो है उसको उसकी सारी असलियत का पता हुआ होता है और वो कहता है कि नहीं, मैं इस तरह के रिचुअल्स के आगे नहीं झुकूंगा, और फाइनली उसका डाउनफॉल होता है। तो इस वजह से इसको रेवोल्यूशन और डिसऑर्डर कहा जाता है कि सोसाइटी के इनोसेंट नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस एक्चुअली वही रूट होते हैं, रूट कॉज होते हैं डिसऑर्डर इन अ सोसाइटी के, जो कि वो इस किताब के अंदर बताता है। और इसी तरीके से वो इसके अंदर मोस्टली जो है बात करेगा इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी की। फिर कल हमने देखा कि ट्रेजेडी की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम वो क्या है, और अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम ट्रेजेडी क्या नहीं है। तो फिर उसने कहा कि ट्रेजेडी को हम सिर्फ एक डेफिनेशन के हिसाब से नहीं देख सकते। अगर हम ये देखेंगे जी उसके अंदर फॉल ऑफ हीरो दिखाया गया तो दैट इज नॉट ओनली अ ट्रेजेडी, बल्कि क्या होता है कि ट्रेजेडी कई तरीके से होती है। यहाँ पे वो कहते हैं ना, वी कम टू ट्रेजेडी बाय मैनी रोड्स। ये कोई इमीडिएट एक इंसान का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, एक बॉडी ऑफ लिटरेचर भी हो सकता है, कंफ्लिक्ट ऑफ थ्योरी भी हो सकती है, एक एकेडमिक प्रॉब्लम। ये सारी मैंने कल आपको बहुत डिटेल जो है वो एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेसन में, उसको एक दफ़ा सुन लीजिएगा अगर किसी ने कल नहीं सुना तो। उसके बाद जो है वो कहता है कि ये काइंड ऑफ इवेंट है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ रेस्पॉन्स है जो कि जेन्युइनली ट्रेजिक होता है। ठीक है, कोई एक ऐसा काइंड ऑफ इवेंट भी हो सकता है जो कि ट्रेजिक हो सकता है, एक रेस्पॉन्स भी हो सकता है जो कि बिल्कुल जेन्युइनली ट्रेजिक भी होगा, और लॉन्ग ट्रेडिशन वो एम्बडी करता है। जैसे मैंने कहा ना, हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी ट्रेडिशंस होती हैं जिनको हम सही तो जान रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली वो रूट कॉज होती हैं डिसऑर्डर की। तो एक्चुअली वो ये कहता है एक सोसाइटी की ट्रेजेडी लाए ही उस ट्रेडिशन में करती है जिसको वो सोसाइटी फॉलो कर रही होती है, और क्योंकि सोसाइटी जो है वो इम्यून हो जाती है उनके लिए वो गलत ट्रेडिशन फिर ट्रेडिशन नहीं रहती। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि आज के दौर में हम क्या कहेंगे, हमारी सोसाइटी की ट्रेडिशंस क्या हैं जो एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ डिसऑर्डर है। जहेज, ठीक है, मेहंदी के फंक्शन जो कि बेहयाई और शादी से पहले हमने अच्छे तरीके से अल्लाह ताला को नाराज़ करना होता है। लाखों रुपए हम एक फंक्शन पे लगा देते हैं जिसमें गाने बाजे के अलावा और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये वो ट्रेडिशंस हैं जो एक्चुअली ट्रेजिक इन इटसेल्फ हैं। ठीक है, और एट द एंड क्या होता है, पेरेंट्स रोते हैं हमारे इतने पैसे ज़ाया, मतलब हम कर्जों में डूबते हैं फॉर नो रीज़न। एक सिंपल वे में भी शादी की जा सकती है। तो एक्चुअली रेमंड विलियम का ये कहना था कि भाई अगर आपने ट्रेजेडी ही लिखनी है तो आप किंग्स एंड क्वींस की क्यों लिखते हो। आप इस सोसाइटी के जो ऐसे इनोसेंट ट्रेडिशंस हैं जो एक्चुअली डिसऑर्डर का बायस है, आप उसको हाईलाइट करो। इस वजह से वो सोसाइटी और कल्चर के बारे में एक्चुअली लिखता है, वो ट्रेजेडी एंड कल्चर के बारे में लिखता है। फिर वो बताता है कि एक्चुअली आज के दौर की ट्रेजेडी क्या है। आज के दौर के अंदर अगर हम ट्रेजेडी को जस्टिफाई करें तो ट्रेजेडी इज नॉट द फॉल ऑफ किंग और क्वीन, ट्रेजेडी इज द फॉल ऑफ द होल सोसाइटी। ठीक है, और ट्रेजेडी इज नॉट ओनली अ फॉल ऑफ एन इंडिविजुअल बट इज अ फॉल ऑफ द होल सोसाइटी। आप देखिए इस तरह की जो ट्रेडिशंस होती हैं जो हमारी सोसाइटी में आ जाती हैं और वी आर बाउंड टू फॉलो दैम।
In fact, we are bound to follow them. So that is the tragedy of an individual as well as a society. दोनों की ट्रेजेडी होगी ना, दोनों बाउंड हो गए। और जो इस तरह के ट्रेडिशन को फॉलो करने से इनकार करता है तो उसका हाल किसके जैसा होता है? उसका जॉन प्रॉक्टर जो क्रूसिबल में था, या फिर जो है हम जैसे कल मैंने आपको गैलीलियो गैलीलाई की एक एग्जांपल दी थी, तो वो उसका हालात होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स के इंडिविजुअल और सोसाइटी जो है वो बाउंड हो जाती है। ये ट्रेजेडी है एक सोसाइटी की कि वो बाउंड हो जाती है उस डिसऑर्डर को फॉलो करने के। तो दैट इज ऑल्सो ट्रेजेडी। तो वो एक्चुअली ट्रेजेडी को वो यही कहता है कि वो एक पर्टिकुलर इवेंट भी है, काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स भी हो सकता है, उसमें दो चर्च अथॉरिटी और इंडिविजुअल का क्लैश भी हो सकता है। तो कौन किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। फिर उसने बताया था कि क्या ट्रेजेडी नहीं होती। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि सिंपली डेथ या किंग्स या सफरिंग्स, ये सारी चीजें ट्रेजेडी नहीं होती। ना ही डेथ ऑफ किंग को ट्रेजेडी कहा जाता है आज के दौर में। मॉडर्न ट्रेजेडी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दैट इज नॉट अ फॉल ऑफ द किंग जो कि फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी ड्यू टू हमाशिया उसका फॉल होगा। रेमंड विलियम इस डेफिनेशन को निगेट करता है। दैट इज ऑपोजिट टू द एरिस्टोटल पोएटिक्स में जो डेफिनेशन दी गई। और नॉट इट इज अ सिंपल रिस्पॉन्स टू डेथ एंड सफरिंग, ना ये पिटी फियर एंड कैथारसिस का नाम है। ठीक है, फिर वो आगे जाके बात करता है कि रिलेशनशिप ऑफ ट्रेडिशन एंड और ट्रेजेडी, इनका आपस में ट्रेजेडी और ट्रेडिशन का रिलेशनशिप क्या है। आपको कल मैंने बताया था कि उसने एक्चुअली मॉडर्न ट्रेजेडी में 3 एसेस लिखे थे। नंबर 1 ट्रेडिशन एंड ट्रेजेडी, नंबर 2 ट्रेडिशन वर्सेस कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज, ठीक है, ट्रेडिशन एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज। और नंबर 3 उसने रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी कर दी थी। और उसमें उसने जो है ब्रेचेट का एपिक थिएटर जो है वो बयान किया था, जो कि हमने लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीलाई में, लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीलाई ब्रेचेट ने लिखा था ना। तो रेमंड विलियम ने 6 ड्रामास का जो है वो रेफरेंस दिया, उसमें से एक लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीलाई भी। अब यहाँ पे देखें, वो कहता है अबाउट tradition, William explained, it is a question rather of realizing that tradition is not the past but an interpretation of past, a selection and evaluation of ancestors rather than a neutral record, and present serves as a link between the tradition and the modern। और जो present होता है वो एक link बना देता है tradition and modern में। और इसी तरीके से कल फिर मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि ग्रीक कल्चर जो है वो चेंज हो गया। कोरस जो है फिर एक क्रूशल एलिमेंट था ड्रामेटिक फॉर्म का, जो कि फिर डिस्कार्ड कर दिया गया। और यूनिक मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी जो है वो हमेशा के लिए लॉस हो गया। फिर ट्रेजेडी जो है वो डिफरेंट एराज में हम देखेंगे। ये इस ऐसे का पार्ट है। मैंने आपको बताया कि इसने इसके अंदर इस किताब के अंदर 3 एसेस लिखे थे। अभी हम ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। उस ऐसे के कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप मिडीवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेनेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। मिडीवल बेसिकली ग्रीक, और इससे मिडीवल मतलब ये सारा ग्रीक और मतलब मिडीवल से पहले ग्रीक एंड देन मिडीवल, देन रेनेसेंस, न्यू क्लासिकल एज, और फिर रिसेंट टाइम, आज के दौर की बात हम करेंगे। उसके बाद कल हमने लेसन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब क्योंकि हम ट्रेडिशन देख रहे हैं कि ट्रेडिशन क्या चली आ रही थी। जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं उसको डिफेंड करने के लिए क्या होता है, एक थीसिस लिखा जाता है। थीसिस को जो है सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ जो है रेफरेंसेस की ज़रूरत होती है। अब उन रेफरेंसेस में ये रेफरेंस करता है लेसिंग और ट्रेडिशन को। तो लेसिंग एक जर्मन और क्रिटिक ड्रामेटिक पोइट था, और लेसिंग ने कंट्रीब्यूट किया था आइडिया ऑफ ट्रेजेडी को। उसने थ्योरेटिकल रिजेक्शन की थी, न्यो क्लासिकिज्म डिफेंस किया शेक्सपियर का, और एडवोकेसी की राइटिंग बॉर्जियस की, यानी कि मिडिल क्लास को उसने शो किया। फिर हमने कल लेसिंग का व्यू पढ़ा था, और फिर हमने देखा कि इसके बारे में रेमंड विलियम ने क्या देखा। फिर हमने कल ग्रीक ड्रामा को देखा। ग्रीक ड्रामा के बारे में कहा जाता है कि ओनली रिलीजियस ड्रामा इज द ग्रीक ड्रामा, और उसके बाद जितने भी ड्रामाज आए वो सब एंटी रिलीजियस थे, इसलिए हम उनको सेक्युलर ट्रेजेडीज कहते हैं। और ये भी कल मैंने आपको काफ़ी डिटेल्ड बता दिया था। उसके बाद फिर हमने हेजल को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हेजल जो है वो एक फेमस जर्मन फिलोसोफर था। हेजल ने कंट्रीब्यूट किया था आइडिया ऑफ ट्रेजेडी, और ही डिस्क्राइब द मोरल स्कीम ऑफ पोएटिक जस्टिस एज ट्रम्प और विक्ट्री ऑफ ऑर्डिनरी मोरालिटी।
What is important for Hegel is not the suffering, mere suffering, but it causes mere pity and fear are not tragic, genuine tragedy. There must be individual freedom and independence. फिर हम देखते हैं कि हेजल ने क्या मतलब मजीद उसने किस चीज को जो है मजीद पोर्ट्रे किया था। कल हम हेजल पे पहुंच गए थे, ठीक है। तो हेजल जो है वो क्या था, वो जर्मन फिलोसोफर था। उसने एक्चुअली आइडिया ऑफ ट्रेजेडी में क्या कंट्रीब्यूट किया कि उसने डिस्क्राइब किया था मॉडल स्कीम ऑफ पोएटिक जस्टिस को, ठीक है। पोएटिक जस्टिस क्या होता है कि एज ट्रम्प ऑफ ऑर्डिनरी मोरालिटी, कि वो एक ट्रम्प है, वो विक्ट्री है ऑर्डिनरी मोरालिटी। व्हाट इज द पोएटिक जस्टिस, कि जो अच्छा होता है उसको जो है क्या कहते हैं, जो बेहतर होता है, जो अच्छा होता है उसको जो है विक्ट्री हासिल होती है, और जो बुरा होता है उसको जो है पनिश किया जाता है, ठीक है। दैट इज द ट्रम्प है पोएटिक जस्टिस की। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर हेजल, what is important for Hegel is not the suffering, mere suffering, but it causes mere pity and fear are not tragic. अब हेजल ये कहता है कि हेजल इज नॉट द सफरिंग, ठीक है, कि फॉर हेजल कि नॉट द सफरिंग मेयर सफरिंग, यानी कि वो सफरिंग मेयर सफरिंग पे बिलीव नहीं करता, बल्कि वो इसकी कॉजेज, इसकी वजूहात जिसकी वजह से वो सफरिंग्स होती हैं, वो उसको कहता है कि भाई वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज एज कि हम जो है खाली सफरिंग्स को डिस्कस करें। और वो जेन्युइन ट्रेजेडी के बारे में, मेयर पिटी एंड फियर आर नॉट ट्रेजिक, ये भी सेम वही बात करता है जो कि रेमंड विलियम बात करता है। रेमंड विलियम भी यही कहता है, वो कहता है मेयर पिटी एंड फियर इज नॉट द ट्रेजिक। अब इसके लिए आपको एरिस्टोटल पोएटिक्स की ट्रेजेडी की डेफिनेशन आनी चाहिए। हमने क्या पढ़ा था ट्रेजेडी की डेफिनेशन में, कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ अ सीरियस एक्शन that has a complete magnitude in itself। और फिर हमने कहा कि उसके अंदर क्या होता है, एम्बेलिशमेंट, लैंग्वेज जो है एम्बेलिश्ड होनी चाहिए, और उसके बाद हमने कहा कि वो पिटी एंड फियर होना चाहिए दैट लीड्स टू द कैथारसिस। व्हाट इज कैथारसिस, कैथारसिस इज बेसिकली द सफरिंग, ठीक है। तो वो यहाँ पे वो सफरिंग की बात नहीं करता। अगर हम इडिपस रेक्स की बात करें तो उसमें सफरिंग ऑफ अ किंग एट द एंड दिखाई जाती है। वो कहते हैं उनकी कॉजेज जो है ना एक्चुअली वो ट्रेजिक होती है। एक सोसाइटी जिस ट्रेडिशन में मतलब पड़ जाती है और उसी को वो सही समझ रही होती है, हालांकि वो उस सोसाइटी के लिए बहुत बुरी होती है वो ट्रेडिशन। ये एक्चुअली ये वो कॉजेज हैं जो कि उन सफरिंग्स का बायस बनती है, ठीक है। अभी रिसेंटली आप ये देखें कि अब हम आज की सोसाइटी का सबसे बड़ा डिलेमा देखें तो क्या होगा। एक लड़की ये समझती नहीं है कि मेरी शादी है और मैं 70,000 का लहंगा अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा बाप जो है वो पैरालाइज है और मेरी माँ जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। वो सिर्फ इस बेस पे कि क्योंकि मैं कमाती हूँ तो मैं अपना लहंगा 70,000 का ही बनाऊंगी, बाकी मेरी मेहंदी का फंक्शन, शादी का फंक्शन मेरी माँ के हवाले। और लिटरली मैंने एक माँ को रोते देखा, वो सर पकड़ के बैठ गई, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो शादी वाले दिन मॉर्निंग में वो लहंगे वाला लहंगा नहीं दे रहा। एंड वी आर बाउंड, हम बाउंड हो गए हैं, हमारी बच्चियां बाउंड हो गई हैं। वो कहती हैं मैं कमाती हूँ भाई, मैं तो यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ। भाई आप यूनिवर्सिटी में जॉब करती हैं, वेल एंड गुड, क्या वो 70,000 रुपए आप कहीं और लगा सकती थी जिसमें आपको एक फिश टेल वाला लहंगा भी चाहिए था, सिंपल वे में भी, ठीक है। अब ये हमारी ट्रेजेडी कहाँ पे है, क्या उस सफरिंग में है या उसके कॉजेज में है? क्या वो माँ रो रही थी, ट्रेजेडी इसमें है कि वो जो कॉज बनी है, वो कॉज क्या है? वो कॉज वो ट्रेडिशन है जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर गई है। एक बच्ची वो जो ड्रामा देखती है जिसके अंदर एक दुल्हन दिखाई जाती है, उसका फिश टेल वाला लहंगा होता है, वो उस बच्ची के दिमाग में बैठ गया। वो लड़की जो है वो बचपन से वो लहंगे देखते 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 आज वो 26 साल की हुई, 27 साल की हुई, 28 साल की हुई, और उसके दिमाग कहाँ पे अटका हुआ, उस लहंगे के ऊपर अटका हुआ है। तो what is the suffering is the thing कि वो माँ रो रही थी, या उसकी कॉजेज जो हैं जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो है मीडिया के थ्रू इम्पार्ट किया जा रहा है। What is the tragedy now? द कॉज, उस कॉज को खत्म करें।
वो बच्ची जो है उसको क्यों, उसका क्या 26 साल की लड़की, उसका दिमाग फना हो गया है, उसको नहीं पता मेरी माँ बीमार है, उसको नहीं पता मेरा बाप पैरालाइज है, लेकिन क्या है कि वो कॉजेज जो है बेटा उसको खत्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो यही बात करता है, वो कहता है कि नहीं भाई, ये किंग एंड क्वीन का फॉल नहीं है, ये कोई ट्रेजेडी, ये नहीं है हीरो हीरोइन की आखिर में शादी कोई नहीं हुई या सब हंसी खुशी रहने लगे तो हमने जी एक ड्रामा पेश कर दिया। उसने कहा नहीं, ये वो रेमंड विलियम इस व्यू में है, इब्सन इब्सन मतलब उसके टाइम से लेके इब्सन तक के, वो कहता नहीं, एक जो ड्रामा होता है, एक जो ट्रेजेडी होती है, उसके अंदर द कॉजेज ऑफ द सोसाइटी वो ट्रेजिक होते हैं, रादर देन के जो है आप इसमें बेटा मैसेजेस काइंडली ना करें, वो फिर एक ना टेम्पो चल रहा होता है वो सारा टूट जाता है, मैं समझती पता नहीं क्या हो गया, शायद किसी को आवाज़ नहीं आ रही। प्लीज़ काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट, आप लिख लें पेज के ऊपर जो भी आपने कहना है, आपकी सजेशंस भी मैं ले लूँगी, एंड में मैं माइक ऑन करवा लूँगी, फिर आपकी जो भी सजेशंस हुई ना आप मुझे एंड पे फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो वो एक टेम्पो चल रहा होता है, आप बीच में मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, बेटा वो सारा टेम्पो टूट जाता है। ठीक है काइंडली, अब मुझे सब भूल गया कि मैं आपको क्या बता रही थी। काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उस्ताद और शागिर्द का एक रिलेशन आपको आज बताती चलूँ। अब ये भी हमारी सोसाइटी की ट्रेजेडी है कि हमें ये भी नहीं पता कि उस्ताद और शागिर्द का रिलेशनशिप क्या होता है, ये भी हमारी ट्रेजेडी है। आज की जो फ्रीडम और इतनी फ्रीडम दे दी गई है कि हमें ये नहीं पता व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। मैं आपको बताती हूँ उस्ताद और शागिर्द का रिलेशनशिप, पहले अभी एक और ट्रेजेडी बताते हैं, ये भी हमारी सोसाइटी की ट्रेजेडी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को कोई बयान करते थे तो कैसे बैठते थे सहाबा कराम? ऐसे जैसे सर पे कोई परिंदे बैठे हुए होते हैं, कबूतर बैठे हुए हैं कि कहीं अगर वो हिले तो वो उड़ जाएंगे। ये रिलेशन है बेटा उस्ताद का और शागिर्द का। तो आपने अगर कोई सजेशन है ना तो वो आप मेरे से बाद में पूछ लीजिएगा। दूसरी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और वो याद है जो कौन से नबी थे जिनसे उन्होंने कहा था कश्ती पे सवार थे, और उस नबी ने कहा खिज़र अलैहिस्सलाम। तो कहीं हज़रत मूसा को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पूछते हैं, मिलते हैं, बड़ा उनको शौक होता है। हज़रत खिज़र ने कहा था कि जब तक तुम कश्ती पे सवार होगे ना मेरे से सवाल मत करना, और हज़रत मूसा ने उनसे जल्दबाजी में सवाल किए थे। हज़रत खिज़र कहते हैं कि हज़रत मूसा जब एट द एंड हज़रत खिज़र ने कहा बस अब तुमने सवाल किया, अब तुम मेरी कश्ती से उतरो, ठीक है, अब मैं हम दोनों का यहाँ से डायरेक्शंस डिफरेंट हो गई हैं। तो हज़रत मूसा कहते हैं कि अगर मैं उस वक्त जल्दबाजी ना करता तो शायद मैं हज़रत खिज़र से पता नहीं कितना कुछ सीख लेता, लेकिन मेरी खामोश ना रहने की वजह से मैं कुछ सीख नहीं सका। ये जो बेटा आपके आंसर्स है ना, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ आपको आगे वैसे ही मिल जाने हैं, लेकिन जब आप बीच में बोल पढ़ते हैं ना वो सारा इंटरप्शन सब एक टेम्पो मेरा सब टूट पड़ता है, मैं बार बार आपके मैसेजेस चेक करने लग जाती हूँ, और मैं मीटिंग ब्लॉक नहीं कर सकती क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी का बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया ना तो वो दोबारा मीटिंग में एंटर नहीं हो सकेगा, मजबूरी है मेरी। ठीक है, सो काइंडली क्लास की एक जो है ना डिसिप्लिन उसको बरकरार रखें। मैं ले लूँगी, आप भी बोलिएगा, पहले मुझे बोल लेने दें, ठीक है, मुझे ज़रा बता देने दें स्टूडेंट्स को जो भी आपके मसले मसाइल मैं एंड पे लेती हूँ। अभी कोई मेरे बीच में, क्योंकि ये बेटा क्रिटिसिज्म है, टफ सब्जेक्ट है, ऐसे आप बीच बीच में मुझे बार बार अटकाते रहेंगे, मैं अपनी बात नहीं आपको कन्वे कर पाऊँगी। प्लीज अ हम्बल रिक्वेस्ट, बार बार चैट चैट वो रेड रेड बार बार ब्लिंकिंग हो रही है और मैं अपना जो है ना कंटिन्यू नहीं कर पा रही अपना लेसन। प्लीज अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि वो कहता है कि जो मेयर सफरिंग्स है ना, सफरिंग मेयर सफरिंग बट इट्स कॉजेज। अब बताएं जनाब कॉजेज क्या है? कॉजेज यही है ना कि हमारा मीडिया क्या प्रमोट कर रहा है, ठीक है, और हम जो है वो प्रोन हो जाते हैं। इसी तरीके से हमने अभी तक जितनी भी ट्रेजेडीज पढ़ी उसके अंदर हमने क्या देखा कि वो जो सोसाइटी थी वो बाउंड हो गई थी एक नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जेन्युइन ट्रेजेडी देयर मस्ट बी इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, और जेन्युइन ट्रेजेडी में क्या है, वहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। उसके बाद हेगल थियोरी ऑफ ट्रेजेडी इन टर्म्स ऑफ मार्क्सिज्म है।
अच्छा, अब इन टर्म्स ऑफ मार्क्सिज्म वो क्या कहता है, वो कहता है हेजल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेजेडी इज पार्ट ऑफ जनरल फिलोसफी रादर देन अ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। वो जनरल फिलोसफी की बात करता है रादर देन के वो एक हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, एक जद्दी पुश्ती पुरानी चीज को लेके दोबारा से। इट एम्फेसिस अपॉन द कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स रेजोल्यूशन। एक सोसाइटी के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट है और उसके क्या रेजोल्यूशंस हो सकते हैं, वो उसके ऊपर बात करता है। वो कहता है बट लेटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्ल मार्क्स द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एथिकल फोर्सेस लुक्ड इन सोशल एंड हिस्टोरिकल टर्म। लेकिन बाद में जब कार्ल मार्क्स का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एथिकल फोर्सेस देखा गया, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस हुआ और फिर जो है इन सोशल हिस्टोरिकल टर्म्स उसको देखा गया। कार्ल मार्क्स ने क्या बात की थी, उसने जो है बात की थी कि भाई एक जो है हर इंसान को बराबर हकूक मिलने चाहिए, ठीक है, और जब तमाम एक ह्यूमनिज्म जो है आम हो जाएगी तो ऑब्वियसली सब लोगों को बराबर हकूक मिलेंगे, लेबर को भी बराबर, मतलब उसको भी कोई हकूक मिलने चाहिए। स्पेशली उसने लेबर क्लास की बात की थी, तो उसने कहा था जो कमजोर है उसके पास भी हक होना चाहिए, खाली अमीर के पास हक नहीं होना चाहिए। तो उसने क्या किया था, इट एम्फेसिस अपॉन द कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन बट लेटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्ल मार्क्स। ये कॉन्फ्लिक्ट जो था एथिकल फोर्सेस का, जो कि सोशल और हिस्टोरिकल टर्म्स में देखा जाता था, उसने उसके ऊपर जो है एम्फेसिस किया था कि किस तरीके जो फोर्सेस जो हैं वो मतलब हावी हो जाती हैं एक सोसाइटी के ऊपर। उसने इसके ऊपर बात की थी। अच्छा, उसके बाद जो है रेमंड विलियम डिफरेंशिएट मॉडर्न एंड एंशिएंट ट्रेजेडीज। अब यहाँ तक हमने बात किया कि हमने हेजल का कॉन्सेप्ट तो दे दिया, ठीक है, हमने कार्ल मार्क्स को भी बयान कर लिया, जैसे हमने पहले जो है अभी रिसेंटली ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा, तो हमने साथ रेमंड विलियम का व्यू पॉइंट भी दिया। अब रेमंड विलियम खुद बताएगा कि हेजल की जो फिलॉसफी थी वो किस हद तक सही थी, उसके हिसाब से अब ये क्या है। फर्स्ट इन एशियन ट्रेजेडी character clearly represent the substantive practical ethical ends. In modern tragedy ends are wholly personal. सबसे पहले एंशियंट ट्रेजेडी में क्या था, कैरेक्टर्स जो हैं वो क्लियरली रिप्रेजेंट करते हैं सब्सटेंसिव प्रैक्टिकल एथिकल एंड्स को, ठीक है। एक्चुअली ये जो कैरेक्टर्स ही वो रिप्रेजेंट करते हैं एथिकल एंड्स। एथिकल एंड्स यानी कि उस सोसाइटी के जो नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस हैं उसको वो जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एथिकल एंड्स को शो कर रहे होते हैं कि उसका जो है एथिकल एंड क्या होना चाहिए। अगर एक इंडिविजुअल और सोसाइटी का आपस में क्लैश होता है, एक हीरो है और दूसरी तरफ एक पूरी सोसाइटी है, तो उन दोनों का जो क्लैश होता है तो उसका एथिकल एंड क्या होता है वो कैरेक्टर के थ्रू पोर्ट्रे किया जाता है। इन मॉडर्न ट्रेजेडीज एंड्स आर होली पर्सनल। और मॉडर्न ट्रेजेडी में क्या होता है, एंड्स जो हैं वो बिल्कुल पर्सनल होते हैं, ठीक है। पहले हमने देखा कि अगर हम ग्रीक ट्रेजेडी में चले, हम बात करते हैं इडिपस रेक्स की, ठीक है, उसके एंड पे एथिकल एंड क्या हुआ था, कैरेक्टर ने क्या शो किया था, उसमें उसने ये शो किया था। अच्छा, यहाँ पे देखिए बेटा एथिकल एंड उसमें क्या हुआ था, इडिपस रेक्स ने जो है वो बात नहीं मानी थी ना गॉड्स एंड गॉडेसेस की। उसने प्रोफेसीज को क्या किया था, उसने डिफाई कर दिया था, ठीक है। एट द एंड उसका डाउनफॉल क्यों हुआ, क्योंकि वो उसने फेट एंड फ्री विल, बात तो फिर वही होगी ना कि उसकी तो फेट थी, दूसरा उसकी फ्री विल ये थी उसमें कि उसने डिफाई कर दिया था। तो एथिकल एंड क्या हुआ कि जो भी इंसान गॉड्स एंड गॉडेसेस को डिफाई करेगा उसका डाउनफॉल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न ट्रेजेडीज में एंड्स आर होली पर्सनल। एंड जो होता है वो होली पर्सनल होता है। गैलीलियो गैलीलाई में एंड जो है वो टोटली उसका होली पर्सनल एंड हुआ। अच्छा, पर्सनल एंड के अंदर जो अब हम मॉडर्न ट्रेजेडीज देखते हैं या आप जब ड्रामा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो जितने भी ड्रामाज हैं और आपके मोस्टली जो नॉवेल्स हैं वो अनएंडेड पोजीशन में होंगे और ऑडियंस ने डिसाइड करना होगा कि रादर दिस इज ट्रू और फॉल्स, ये सही हुआ है कि गलत हुआ है, ठीक है। आप ऑडियंस पे छोड़ दिया जाएगा। अब ये हमारा पर्सनल एक इशू होगा कि हम क्या सोचते हैं कि इसका एंड क्या ऐसा ही होना चाहिए था। जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दी थी कि इज गैलीलियो गैलीलाई इज हीरो और नॉट, ठीक।
Secondly, in ancient tragedy there is only the downfall of conflicting persons and end in the achievement of eternal justice. एंशियंट ट्रेजेडी के अंदर जो है हमेशा डाउनफॉल किसका होता है, कन्फ्लिक्टिंग पर्सन का, यानी कि अगर इडिपस रेक्स का डाउनफॉल होता है तो क्यों होता है, कन्फ्लिक्ट कर जाता है गॉड्स एंड गॉडेसेस के साथ और ओरेकल्स के साथ, ठीक है, डिफाई कर देता है, उनका मजाक उड़ाता है, टेरिसियस का ब्लाइंड प्रॉफिट का वो मजाक उड़ाता है, उससे बदतमीजी करता है, एरोगेंस है उसके अंदर, और फिर उसका एंड क्या होता है, एंड्स इन अचीवमेंट ऑफ एटर्नल जस्टिस, उसकी गलती की सजा उसको मिल जाती है. एन इंडिविजुअल में सरेंडर अंडर अ हायर कमांड, और एक इंडिविजुअल को सरेंडर करना पड़ता है अंडर हायर कमांड इन मॉडर्न ट्रेजेडी. ठीक है, मॉडर्न ट्रेजेडी में एक इंडिविजुअल को यहाँ पे सरेंडर करना पड़ता है. गैलीलियो गैलीलाई को सरेंडर करना पड़ा इन फ्रंट ऑफ द चर्च. कल मैंने आपको दो ही, मैं बेटा मॉडर्न में आपको गैलीलियो गैलीलाई की एग्जांपल्स दूंगी और ग्रीक में मैं आपको इडिपस रेक्स की दूंगी, क्योंकि गैलीलियो गैलीलाई अभी रिसेंटली मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया. अच्छा, यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल सरेंडर कर जाता है, ठीक है, गैलीलियो गैलीलाई रीकेंट करता है जस्ट टू सर्वाइव एज अ साइंटिस्ट. ठीक है, इन मॉडर्न ट्रेजेडी रिकॉन्सिलिएशन विल ऑफन बी विद इन द कैरेक्टर, और रिकॉन्सिलिएशन जो है कैरेक्टर के अंदर होती है एंड विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है. हक की खातिर मर जाने वाले को ट्रेजेडी, ये जो रेमंड विलियम है वो हीरो नहीं कहता. रेमंड विलियम उसको हीरो कहता है जो अपने मकसद को पा जाता है. ठीक है, अगर वो कहता है कि अगर बंदा मर गया, या फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी ने उसको तंग किया और वो क्रूसीफाई हो गया, तो उसके मकसद तो फिर दुनिया में ही रह गया. ठीक है, उसने मौत को चुना बजाय इसके कि वो अपने एम्स को चुनता. ठीक है, जैसे हम लोगों के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करने लगता है या कोई बुराई करता है तो हम अपने एम्स को नहीं देखते, हम उसके साथ जो है जुड़ जाते हैं कि भाई मेरे बारे में ऐसे क्यों कहा. तो फाइनली क्या होता है, मकसद पीछे रह जाता है, इंसान का डाउनफॉल होता है. हीरो वो होता है जो अपने मकसद को पाता है. गैलीलियो गैलीलाई ने ये करके दिखाया था, उसने बैक गियर लगाया था. ठीक है, उसने सरेंडर किया था. एंड कभी भी ऐसा नहीं होता, मैं खुद यही कहती हूँ कि जो लोग वक्ती तौर पे सरेंडर कर जाते हैं ना, वो दुनिया को दिखाने के लिए सरेंडर किया था, इनसाइडेडली उसने सरेंडर नहीं कर लिया था. उसने जो अचीव करना था एट द एंड वो अचीव कर गया था. तो हीरो वो होता है जो कि अचीव करता है. अब देखिए यहाँ पे उसके अंदर सारी उसकी रिकॉन्सिलिएशन, ईच एंड एवरीथिंग उसमें बड़े तरीके से बताया है कि चर्च एंड अथॉरिटी और गैलीलियो गैलीलाई के दरमियान कौन जीता था. ठीक है, वक्ती तौर पे उसने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन एट द एंड वो जीत गया था. उसने अपनी साइंटिफिक सारी जो इन्वेंशंस हैं, सारी जो रिसर्चेज हैं, वो तो उसने दरिया पार लगा दी थी, बॉर्डर पार चली गई थी. उसके बाद जो है शोपेनियर, आर्थर शोपेनियर. शोपेनियर वाज अ जर्मन फिलोसोफर. शोपेनियर कंट्रीब्यूशन टू आइडिया ऑफ ट्रेजेडी. अब देखते हैं कि शोपेनियर ने क्या जो है आइडिया ऑफ ट्रेजेडी में क्या कंट्रीब्यूट किया. यहाँ पे उसने सेक्युलराइज कर दिया था आइडिया ऑफ फेट को. ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जो ग्रीक ट्रेजेडी थी वो फैटलिस्टिक ट्रेजेडी थी. फैटलिस्टिक ट्रेजेडी यानी कि इंसान फेट के हाथों मजबूर है. वो यहाँ से उसको सेक्युलराइज कर जाता है. वो कहता है नहीं, इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है. जब वो ये कहता है व्हेन ही सेड द ट्रू सेंस ऑफ ट्रेजेडी इज द डीपर इनसाइड, वो कहता है ट्रू सेंस ऑफ ट्रेजेडी जो है उसके अंदर कहीं होती है, दैट इज नॉट हिज ओन इंडिविजुअल सेंस, जो कि अपने सेंस नहीं होते, जो कि उसके अपने सेंस नहीं होते, दैट द हीरो अटॉन्स फॉर बट ओरिजिनल सिन, बल्कि उसके ओरिजिनल सेंस होते हैं जो क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ होता है. उसका ओरिजिनल सिन क्या है कि जी वो दुनिया में आ गया, ये उसका ओरिजिनल सिन है. ठीक है, जो दुनिया में आ गया वो आजमाया जाएगा, ये हमारा ओरिजिनल सिन है. ठीक है, इंसान दुनिया में सफरिंग के लिए पैदा हुआ है, ये उसका ओरिजिनल सिन है, ये शोपेनियर कहता है. ठीक है, अब ये ट्रेजेडी की अब एक और डेफिनेशन आपके सामने आ गई. वो कहता है कि आइडिया ऑफ फेट व्हेन ही सेड कि ट्रू सेंस ऑफ ट्रेजेडी इज द डीपर इनसाइट. ट्रू सेंस ऑफ ट्रेजेडी क्या है, एक डीपर इनसाइट है. ठीक है, उसके अंदर ही कुछ है. ठीक है, और वो क्या है, वो उसके अपने इंडिविजुअल सेंस नहीं है कि हमारी ट्रेजेडी इसलिए नहीं होती कि हमारे कोई इंडिविजुअल सेंस है, क्योंकि हम दुनिया में आ गए हैं इसलिए हम आजमाए जाएंगे.
दैट द हीरो अटोन्स फॉर बट ओरिजिनल सिन द क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस हिमसेल्फ। जो एग्जिस्ट करता है वो सफर करेगा, ठीक है, जो भी इंसान एग्जिस्ट करता है वो सफर करेगा। शोफेन्योर एस से स्टार्ट होता है ना, आप एस फॉर सफर लिख लें। जो इंसान दुनिया में आ गया वो सफर करेगा, ये उसका ओरिजिनल सिन है। उसके बाद नाइशी को देखते हैं, फ्रेडरिच नाइशी। फ्रेडरिच नाइशी वाज अ जर्मन फिलोसोफर। नाइशी कंट्रीब्यूट टू द आइडिया ऑफ ट्रेजेडी। नाइशी की अब कंट्रीब्यूशन देखते हैं, उसने क्या कहा था, ड्रामेटाइजेस अ टेंशन which it resolves in a higher unity। वो ड्रामेटाइज करता है एक टेंशन को जो कि which it resolve in a higher unity, जो कि वो रिजॉल्व करता है एक हाई यूनिटी की। there the hero the highest manifestation sign of will is destroyed but the eternal life of the will remains unaffected। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन आ गई जनाब हायर यूनिटी की। वो कहता है कि देयर द हीरो, जो कि हायर मैनिफेस्टेशन है ऑफ विल की, यानी उसके अंदर सारी विल है, इज डिस्ट्रॉयड, जो कि बहुत आगे जाना चाहता है लेकिन उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बड़े कोई जज्बात है, बहुत आगे जाने की तमन्ना है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बट द एटर्नल लाइफ ऑफ विल रिमेन्स अनअफेक्टेड। लेकिन उसकी जो एटर्नल लाइफ ऑफ विल है ना, वो अनअफेक्टेड रहती है, ठीक है। जो अंदर उसके अंदर एक विल है वो अनअफेक्टेड रहती है, ऑल दो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन वो सब उसके अंदर उसका, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो के भी उसकी जो विल होती है वो वैसी की वैसी रह जाती है। द एक्शन ऑफ ट्रेजेडी इज नॉट मोरल। और यहाँ पे एक्शन ऑफ ट्रेजेडी मोरल नहीं होता है, नॉट परगेटिव, जिसको हम कैथार्सिस कहते हैं, ना ही क्लींजिंग इफेक्ट होता है, बट एस्थेटिक अपीलिंग, लेकिन उसकी एक एस्थेटिक अपीलिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैं गैलीलियो गैलीलाई की दोबारा से मिसाल देती हूँ। एक हीरो होता है जिसके अंदर, एक साइंटिस्ट होता है जिसके अंदर एक हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ विल होती है। वो एक साइंसदान होता है जो बहुत कुछ करना चाहता है दुनिया के लिए। चर्च उसको अलाउ नहीं करता, चर्च उसको डिस्ट्रॉय कर देता। मैंने आपको क्या बताया था, एट द एंड गैलीलियो गैलीलाई जो है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, वो अंधा हो जाता है। लेकिन उसकी जो विल होती है ना वो अनअफेक्टेड रहती है। वो अंधा हो के, इवन वो अंधा भी हो जाता है तो वो अपनी बेटी को बोलता रहता है और उसकी बेटी लिखती रहती है, और इस तरीके से वो अपनी सारी साइंटिफिक इन्वेंशंस जो है वो लिख देता है। और वो सारी रिसर्चेस जो हैं एट द एंड एंड्रिया सार्टी जो है वो बॉर्डर बाहर ले जाता है। इट मीन्स कि वो उसकी लाइफ तो डिस्ट्रॉय कर दी गई, ठीक है, उसको नजरबंद तो कर दिया गया, लेकिन क्या हुआ, लेकिन उसकी एटर्नल लाइफ ऑफ विल जो है वो अनअफेक्टेड रहती है। वो आखिरी लम्हे तक एज अ साइंटिस्ट ही जीता है, ठीक है। तो एक्शन ऑफ ट्रेजेडी इज नॉट मोरल। यहाँ पे एक्शन ऑफ ट्रेजेडी मोरल नहीं था। मोरलिटी तो ये कहती है कि भाई आप जो है झूठ को बर्दाश्त ही ना करो, आप मानो ही ना, ठीक है। और गैलीलियो गैलीलाई क्या करता है, चर्च उसको कहता है, उसको टॉर्चर करता है, चर्च अथॉरिटी उसको टॉर्चर करती है। वो कहता है कि भाई ठीक है जी, मैं हार मान लेता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। वो कहता है भाई मैंने ये जो थ्योरी बनाई थी ना कि पूरी दुनिया सन के गिर्द घूमती है, मैंने झूठ बोला था, ठीक है। और चर्च सही कहता है, बाइबल ठीक कहती है कि पूरी दुनिया जो है वो अर्थ के गिर्द घूमती है। तो बाइबल ने सही कहा, और वो अपने सारे स्टूडेंट्स के सामने जो है वो रिकेंट कर जाता है, वो सरेंडर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम मोरल बेस पे देखें तो उसने तो झूठ बोल दिया पूरी आवाम से। पहले वो झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब उसने झूठ बोला। और फिर क्या हुआ, बट एस्थेटिक अपीलिंग, लेकिन उसके अंदर एक एस्थेटिक अपीलिंग है कि एट द एंड क्या होता है, एंड्रिया सार्टी उसको क्या कहता है कि मतलब वो नेशन बड़ी लकी है जिसके तुम हीरो। और जब ये रीकेंड करता है तो एंड्रिया सार्टी कहता है कि मतलब जब एंड्रिया को उस वक्त इस पे गुस्सा आता है, और एंड्रिया सार्टी इसको जो इसका स्टूडेंट होता है वो क्या कहता है उसको, वो कहता है कि भाई बड़ी अनलकी है ऐसी नेशन जिसको हीरो की जरूरत होती है, दैट नीड्स द हीरो, ठीक है। ये गैलीलियो गैलीलाई कहता है, ठीक है। तो एंड्रिया सार्टी उसको कहता है कि बड़ी बुरी है वो नेशन जिसके तुम्हारे जैसे हीरोज हो। तो आगे से गैलीलियो गैलीलाई कहता है नहीं, नेशंस जो है वो अनलकी होती है जिनको हीरोज की जरूरत पड़ती है, जिसके इंडिविजुअल के अंदर ये दम ही नहीं होता कि वो खुद से कुछ कर सके।
तो वो कहते हैं ना, हम हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। एट द एंड इसमें एस्थेटिक अपीलिंग क्या थी, एंड्रिया सार्टी खुश होता है क्योंकि जिस जबान में गैलीलियो गैलीलाई ने वो डिस्कोर्सी लिखी थी वो तो एंड्रिया सार्टी को भी पता था, और वो डिस्कोर्सी फिर बाद में बॉर्डर क्रॉस कर जाती है। तो इट मीन्स के हीरो को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वो अंधा हो गया, उसको नजर बंद कर दिया, उसको टॉर्चर किया गया मेंटली फिजिकली, लेकिन उसने आखिरी दम तक एज अ साइंटिस्ट जिया है। अच्छा, ये तो हो गया जनाब हमारा नाइशी पे, सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो गए। ट्रेजेडी, ट्रेडिशन एंड ट्रेजेडी इज कंप्लीटेड नाउ। नाइशी पे एंड हो गया, अब न्यू ऐसे स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, दैट इज द ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडिया। अब हम देखते हैं कि ट्रेजेडी और कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज में क्या है। रेमंड विलियम हैज डिस्कस्ड द फोर थिंग्स इन रिलेशन टू द कॉन्टेम्पोरेरी मॉडर्न आइडियाज। ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन के अंदर क्या है, पुरानी ट्रेडिशन के साथ हमने न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को ऐड किया है, ग्रीक ट्रेजेडी के साथ। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ट्रेजेडी को जो दौरे हाजिर में जो कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज है, हम देखते हैं कि उसका और इनका आपस में क्या ताल्लुक है। तो रेमंड विलियम ने इसके बारे में चार चीजें इन रिलेशन टू कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज जो है वो डिस्कस की हैं। नंबर 1, ऑर्डर एंड एक्सीडेंट। नंबर 2, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो। नंबर 3, द इररेपरेबल परमानेंट एक्शन एंड इट्स कनेक्शन विद डेथ। ठीक है, एक इररेपरेबल, एक परमानेंट एक्शन होता है और उसका कनेक्शन जो है डेथ के साथ। और एम्फेसिस ऑफ इवल, एक सोसाइटी के अंदर एम्फेसिस ऑफ इवल कितना ज्यादा होता है, और एक आम इंसान उस एम्फेसिस ऑफ इवल में कैसे इंट्रैप हो जाता है कि वो बाउंड हो जाता है कि उसको ऐसा करना पड़ जाता है। गैलीलियो गैलीलाई में हम देखें कि ऑर्डर क्या था, ऑर्डर बेसिकली चर्च ऑर्डर था। एक्सीडेंट क्या हुआ कि उसको बुलाया गया, उसे कहा भाई ये जो तुमने थ्योरी है ये गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो हम देखते हैं, और फिर उसका क्या होता है, एक इररेपरेबल और परमानेंट एक्शन से वो गुजरता है और उसका कनेक्शन दिखाया गया डेथ के साथ। ठीक, और फिर फाइनली हमने देखा एम्फेसिस ऑफ इवल। उस सोसाइटी जो है वो प्रोन हो गई थी एक कस्टम को फॉलो करने में। इवल उसके अंदर आ गया था कि जो भी जो है चर्च के खिलाफ जाएगा, ब्रूनो वाली हरकत जो भी करेगा उसको जला दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें एम्फेसिस ऑफ इवल क्या था गैलीलियो के ऊपर, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसके ऊपर सोसाइटी का बहुत, उसको खुद एंड्रिया सार्टी जो है, मिसेस सार्टी जो कहती है कि भाई तुम इस तरह की मत हरकत करो, तुम्हें तो चर्च नहीं छोड़ेगा। उसका अपना दोस्त उसको समझाता है कि नहीं तुम ऐसे नहीं करो। उसकी बेटी की मंगनी टूट जाती है, उसका फियांसी, उसकी बेटी का फियांसी उसको छोड़ के चला जाता है, एंड तक उसकी बेटी अनमैरिड रहती है। दैट इज द एम्फेसिस ऑफ इवल। ठीक है, और फाइनल क्या होता है कि गैलीलियो गैलीलाई को वो टॉर्चरस इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए जाते हैं कि वो मजबूर हो जाता है कि वो सरेंडर कर ले। नाउ दिस इज द एम्फेसिस ऑफ द इवल। समझ आई बात? तो ऑर्डर एंड एक्सीडेंट, ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर जो सोसाइटी के अंदर चले आ रहे होते हैं, ट्रेडिशंस जो सोसाइटी में चली आ रही होती हैं। और एक्सीडेंट, एक्सीडेंट द सेम थिंग जो आपके सामने अभी पेश किया गया। ठीक है, उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो होता है, एंड देन परमानेंट एक्शन होता है, इररिपरेबल होता है। गैलीलियो की आंखें चली गई, वापस नहीं आ सकती, उसका कनेक्शन विद डेथ हुआ, बहरहाल उसने रीकेंड किया, वो वापस आया, और फाइनली एक एम्फेसिस ऑफ इवल देखा गया उसकी लाइफ के ऊपर। वो एक इंडिविजुअल एंट्रैप हो जाता है एक सोसाइटी में और वो मजबूर हो जाता है, वो रीकेंड किया उसने, और फाइनली जो है उसका डाउनफॉल हमने देखा। ठीक, लेकिन हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी जिसके अंदर जो है हमने ये भी देखा कि भाई वो फाइनल विल हीरो की मरती नहीं है, डिस्ट्रॉय तो हो जाता है लेकिन मरती नहीं है उसकी विल, उसी को हम हीरो कहते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं